हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला। अब तक हमने पढ़ा है जो हेलो एल्केन थी उसकी SN1 SN2 अभिक्रियाएं और SN2 और SN1 अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम हमने पढ़ा है। SN अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं। इसी प्रकार से SN2 अभिक्रिया की बात करें तो SN2 अभिक्रिया में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं ज्यादा क्रियाशील होते हैं, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम होते हैं। यानी कि आपको याद रखना है 3 to 1 और 1 to 3, ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक बात और ध्यान रखना कि SN1 अभिक्रियाओं में जो क्रियाशीलता का क्रम होगा वो कार्ब धनायन के स्थायित्व पर डिपेंड करेगा। 3 डिग्री कार्ब धनायन ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। तो NCERT से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। तो NCERT का क्वेश्चन है निम्न हैलोजन यौगिकों के युगलों में कौन सा SN2 अभिक्रिया तीव्रता से देगा। तो यहाँ पे नोट करने की बात है, आपको पहला दिया गया है हेक्सिल क्लोरोमेथिन, दिया गया है हेक्सिल साइक्लोहेक्सिल क्लोरोमेथिन और दूसरा दिया है आपको क्लोरोसाइक्लोहेक्सिन। अब आपको ये बताना है कि SN2 क्रियाओं के प्रति कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो SN2 क्रियाओं के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका क्रम है SN2 के लिए वो देखो 1 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख करोगे कि ये जो होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा है। तो ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है। और ये क्या है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 2 डिग्री हैलाइड है। तो अपन जानते हैं SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम जो होता है वो है 1 to 3, यानी कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। तो इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता इस पर डिपेंड करेगी, तो ये जो है वो ज्यादा क्रियाशील होगा। तो इसका मतलब हो गया कि साइक्लोहेक्सिल क्लोरोमेथिन जो है वो ज्यादा क्रियाशील है, तो आप लिख सकते हो इसलिए साइक्लोहेक्सिल क्लोरोमेथिन मोर रिएक्टिव देन क्लोरोसाइक्लोहेक्सिन। तो यही बताना है आपको, क्योंकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये, इसलिए ज्यादा क्रियाशील है, ये 2 डिग्री इससे कम क्रियाशील है। तो इसका इस प्रकार से आप आंसर बता सकते हो। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से एक फिर से क्वेश्चन दिया है निम्न हैलोजन यौगिकों के युगलों में कौन सा SN2 अभिक्रिया के प्रति ज्यादा क्रियाशील है। एक के लिए दे रखा है और दूसरा हमें दे रखा है 1 to CN। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो हेलो एल्केन है उसमें एल्किल ग्रुप समान है, लेकिन यहाँ पे हैलोजन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे जो CI बॉन्ड है या CI, तो यहाँ पे CI कहने का मतलब I, यहाँ पे आपको देखना है आयोडीन का आकार बड़ा है या क्लोरीन का आकार छोटा है। तो इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि CI बंध लंबाई क्या है, अधिक होती है। CI बंध लंबाई क्या है, अधिक होती है। तो बंध लंबाई जो होती है वो बंध वियोजन
ऊर्जा की व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यहाँ पे जो CI बंध लंबाई है वो इससे कम है। एक पॉइंट तो ये बात ध्यान रखने का है कि बंध लंबाई CL बंध लंबाई CCL बंध लंबाई होती है कम। हम जानते हैं कि बंध वियोजन ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है बंध लंबाई के बॉन्ड लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी, और जब बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी यानी जरा सी एनर्जी देंगे बंध टूटेगा। तो अगर अभिक्रियाशीलता की बात करें तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है वो ज्यादा क्रियाशील होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि CI की बंध वियोजन ऊर्जा CCL बंध वियोजन ऊर्जा से कम होती है। अतः प्रथम यौगिक SN2 अभिक्रिया के प्रति यौगिक सेकंड से अधिक क्रियाशील होता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन किए जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, नीट एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो देखो इसमें CI बॉन्ड जो लेंथ है वो क्या है, इसमें ज्यादा है क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होता है। तो जितना ज्यादा बंध लंबा होगा उस बंध को तोड़ने में एनर्जी उतनी कम लगेगी। किसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, उसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो SN1 व SN2 अभिक्रियाओं के लिए निम्न यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रोमोब्यूटेन के समावयवी लिखना है। ब्रोमोब्यूटेन के समावयवी लिखो, और फिर लिखने के बाद सबका SN1 SN2 क्रियाओं के प्रति आपको क्रम बताना है। तो ब्रोमोब्यूटेन हम बस बनाते हैं नंबर 1 1 2 3 4, यहाँ पे Br लगाते हैं सबसे फर्स्ट, इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके बाद हम लेते हैं दूसरा, इसका समावयवी 1 2 3 4, यहाँ Br लगाते हैं तो इसको बोलते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आप इसका हाइड्रोजन भर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद लेते हैं CH3CCH, और यहाँ पे Br लगा सकते हैं, इसको कह सकते हैं CH3। ये हो गया आपका 3 डिग्री ब्रोमोब्यूटेन, या इसको बोल सकते हैं 2 मैथिल 2 ब्रोमो
नंबर बना सकते हो नंबर 4, 1 2 ये 3, ये 4 स्ट्रक्चर बना सकते हो उसकी 1 2 3, यहाँ पे CS3, यहाँ पे Br। तो इस प्रकार से ये बन गया आपका नेक्स्ट, जिसको अपन कह सकते हैं 1 ब्रोमो 2 मैथिल, मैथिल और प्रोपेन। अब आपको क्रियाशीलता बतानी है कि SN1 अभिक्रियाओं के प्रति और SN2 अभिक्रियाओं के प्रति। तो सबसे पहले बात करेंगे SN1 रिएक्शन कौन सबसे ज्यादा देगा, कौन सबसे कम देगा। तो ध्यान देना, SN1 रिएक्शन के लिए मैंने आपको क्रम बता रखा है, वो बता रखा है 3 2 1 321, यानी कि 3 डिग्री कार्बोनाइल जो होता है ज्यादा स्थायी होता है। तो इसमें आप चेक करो कि 3 डिग्री कार्बोनाइल कौन बनाएगा। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोनाइल बन सकता है। तो आप कह सकते हैं कि यौगिक नंबर 3 जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 क्रियाओं के प्रति। इसके बाद बात करते हैं SN1 3 डिग्री, इसके बाद आता है 2 डिग्री। तो इसमें आप चेक कर सकते हो 2 डिग्री कौन सा है। तो 2 डिग्री का हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसका मतलब नंबर 2। इसके बाद देखो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने हैं इसमें, 1 डिग्री 2 है, 1 डिग्री इसमें 2 है। एक तो 1 ब्रोमोब्यूटेन और एक है 4th 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, ये दोनों ही क्या है 1 डिग्री है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे क्या है एल्किल ग्रुप क्या है ज्यादा है और यहाँ पे एल्किल ग्रुप ट्रांसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी क्रियाशीलता जो है वो 1 ब्रोमोब्यूटेन से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि नंबर 4 वाला यौगिक जो है वो ज्यादा क्रियाशील है और इसके बाद सबसे कम है 1। इस प्रकार से हम SN1 रिएक्शन के प्रति क्रियाशीलता को बता सकते हैं। इसी प्रकार इन यौगिकों की SN2 के प्रति क्रियाशीलता पूछे तो भी हम बता सकते हैं। तो नेक्स्ट आंसर, दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट, अगर SN2 क्रिया की बात करें तो SN2 जो क्रिया है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है त्रिविम बाधा पर। तो इसका मतलब हुआ कि SN2 रिएक्शन जो होगा 1 डिग्री अल्कोहल सबसे आसानी से देगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल सबसे आसानी से देगा। तो इसमें 1 डिग्री अल्कोहल कौन है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। सबसे पहला है 1 ब्रोमोब्यूटेन और इसके बाद चौथा है, ये दोनों ही 1 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि त्रिविम बाधा सबसे ज्यादा किसमें है, तो जो सीधे वाला है ये बड़ा एल्किल ग्रुप है, इसकी त्रिविम बाधा सबसे ज्यादा होती है। इसलिए ये जो है वो SN1 क्रिया के प्रति कम क्रियाशील होगा SN2 के प्रति। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4th जो है वो ज्यादा क्रियाशील है। तो 4th जो कंपाउंड है वो SN2 के प्रति ज्यादा क्रियाशील है। इसके बाद है फर्स्ट नंबर का यौगिक, इसके बाद फर्स्ट नंबर का सबसे, इसके बाद आप जानते हो 2 डिग्री का मतलब सेकंड सबसे ज्यादा है। और इसके बाद देखते हो नेक्स्ट है थर्ड यौगिक। तो इस प्रकार से आप SN2 के प्रति क्रम, किसके प्रति SN2 के प्रति क्रम आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं SN1 के प्रति SN2 के प्रति क्रियाशीलता का क्रम तो आप लिख सकते हो। 4th देखो SN2 के प्रति बात करेंगे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री 2 है, एक पीलिया वाला है एक वा वाला है। तो 1 डिग्री का मतलब चलो हाँ, तो देखो SN2 जो रिएक्शंस होती है उसके प्रति क्रियाशीलता का क्रम अपन लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 क्या है, प्राथमिक की हैलाइड है ये वाला और 4th वाला, 1 और 4th। अब इनमें SN2 चेक करना है सबसे ज्यादा कौन देगा। तो जिसमें त्रिविम बाधा ज्यादा है वो कम SN2 रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे देखो त्रिविम बाधा क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि ये सबसे त्रिविम बाधा इन दोनों में से इसमें ज्यादा है तो ये कम देगा, ये ज्यादा सबसे ज्यादा रिएक्टिव SN2 के प्रति ये होगा।
ठीक है। इसके बाद 4 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसमें भी आपको SN1 SN2 अभिक्रियाओं के प्रति आपको क्रम लिखना है। तो बहुत सारे यहाँ पे कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, उन कंपाउंड को एक बार आप खुद से लिखेंगे, मन से लिखते पर सबसे पहले नंबर 1 लिखो C6H5CH2Br नंबर 1। सेकंड नंबर 2 नंबर लिखना है आपको C6H5, फिर इसके बाद CH के बाद एक और लगा हुआ है C6H5 और यहाँ पे Br नंबर 3 वाला देखो कैसे लिखा हुआ है C6H5, इसके बाद CH और CH के साथ जुड़ा हुआ है CH3 और साथ में लगा हुआ है Br। इसी प्रकार फोर्थ भी देखो, फोर्थ लिखा हुआ है C6H5 केवल C और C के साथ लगा हुआ है आपका CH3 लगा हुआ है CH3, फिर लगा हुआ है C6H5 और साथ में लगा हुआ है Br। तो ये Br कोड लगा हुआ है यहाँ। तो हमारे पास देखो सबसे पहले आप देखोगे ये जो आपका हैलाइड है वो 1 डिग्री है। सबसे पहले ये 1 डिग्री हैलाइड है, इसकी बात करेंगे ये 2 डिग्री हैलाइड है, और इसकी बात करेंगे तो ये देखो ये भी 2 डिग्री हैलाइड है। इसी प्रकार से यहाँ पर चेक करते हैं, ये 2 3 ये 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड। तो SN2 की क्रियाशीलता चेक करते हैं। SN2 की क्रियाशीलता कार्बन धनायन पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले SN1 के प्रति क्रियाशीलता यहाँ पे ये चेक करना है SN1 के प्रति क्रियाशीलता। तो SN1 के प्रति क्रियाशीलता का जो क्रम है वो अपन पहले ही जानते हैं, वो क्या होता है 3 2 1, ये क्रियाशीलता का क्रम होता है। तो सबसे पहले 3 डिग्री यानी कि ये 4 नंबर वाला है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। तो सबसे पहले 4, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील, तो ये क्या 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील है। फिर 2 डिग्री, अब 2 डिग्री में हमारे पास 2 है, 2 डिग्री में हमारे पास 2 है। तो 2 डिग्री की क्रियाशीलता की पहचान कैसे करोगे? तो 2 डिग्री कार्बन धनायन ये ज्यादा अनुनाद प्रदर्शित करता है और अनुनाद के कारण ये ज्यादा स्थायी होता है। इसका मतलब हुआ कि 2 डिग्री जो है वो अनुनाद द्वारा ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए इसका 2 डिग्री का मतलब हुआ नंबर 2। दूसरा यौगिक ज्यादा क्रियाशील है और इसके बाद तीसरा ज्यादा क्रियाशील है और इसके बाद नंबर 1। तो इसका मतलब SN2 के प्रति क्रियाशीलता का क्रम बात करें वो होता है कार्बन धनायन के स्थायित्व पर डिपेंड करता है। 3 डिग्री कार्बन धनायन ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए फॉर पहले आएगा। इसके बाद 2 डिग्री जो 2 डिग्री होता है वो ज्यादा आता है, उसमें दूसरे नंबर वाला ये ज्यादा स्थायी होता है। तो आप इस प्रकार से इसका क्रम लिख सकते हो। तो ये ध्यान रखना है 2 में ये जो अनुनाद द्वारा ज्यादा स्थायी होता है, इसका मतलब नोट कर सकते हो यह है अनुनाद द्वारा ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता इससे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हो गया। बात करते हैं SN2 के प्रति। SN2 के प्रति क्रियाशीलता की बात करते हैं। क्रियाशीलता SN2 के प्रति क्रियाशीलता, तो ध्यान देना SN2 के प्रति क्रियाशीलता की बात करें तो ये होता है 1 2 3। 1 डिग्री अल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होता है, तो इसका मतलब हुआ ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो इसकी क्रियाशीलता क्या है SN2 के प्रति ज्यादा है। तो नंबर 1 सबसे पहला ज्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद 2 डिग्री, अब 2 डिग्री हमारे पास 2 है भाई, 2 डिग्री यानी 2 डिग्री अल्किल हैलाइड 2 है। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे त्रिविम बाधा इसमें ज्यादा होती है, दो बड़े बेंजीन ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए त्रिविम बाधा के कारण SN2 के प्रति क्रियाशीलता कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं 3 वाला सबसे ज्यादा देगा, इसके बाद देखो 2 वाला ज्यादा देगा, और सबसे कम जो होगा वो देने वाला है आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, यानी कि हम कह सकते हैं 4 नंबर। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हो। तो 2 डिग्री में हमने कैसे चेक किया, वैसे तो नंबर से लिख दो, लेकिन हमारे पास 2 डिग्री है तो आप लिख सकते हो 2 डिग्री के लिए लिख सकते हो। तो यौगिक 2 में बेंजीन वाला यानी 2 बेंजीन ग्रुप के कारण त्रिविम बाधा अधिक है, अतः इसकी क्रियाशीलता कम है। ये ध्यान रखना, हमारे पास 2 डिग्री हैलाइड है, इसलिए इनकी क्रियाशीलता चेक करने का तरीका होगा जो जुड़े हुए हैं उस समूह पर चेक करोगे कि त्रिविम बाधा जिसमें ज्यादा होगी उसकी क्रियाशीलता कम होगी। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एनसीईआरटी के बुक के हमने कुछ क्वेश्चंस किए, उसके बाद जो है आज हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं त्रिविम केंद्र। तो त्रिविम केंद्र क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें किरेल कार्बन परमाणु पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिविम केंद्र कहते हैं। असमित कार्बन होता है उसे असमित की बात है। तो कहने का मतलब वे यौगिक जिनमें किरेल कार्बन परमाणु पाया जाता है या असमित कार्बन परमाणु पाया जाता है उसको हमने क्या नाम दिया है? त्रिविम केंद्र। ठीक है, तो त्रिविम केंद्र की हम डेफिनेशन लिखते हैं। त्रिविम केंद्र के बारे में पढ़ा, वे यौगिक जिनमें किरेल कार्बन पाया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा है किरेल कार्बन। किरेल कार्बन क्या होता है? यानी कि जिस कार्बन की चारों वैलेंसियां अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई उसे किरेल कार्बन कहते हैं। तो जिनमें किरेल कार्बन पाया जाता है वो यौगिक कैसे होते हैं? प्रकाश सक्रिय होते हैं, प्रकाश सक्रिय होते हैं। और ये किरेल कार्बन या फिर असमित कार्बन है उसको ही हमने कहा त्रिविम केंद्र कहा है। तो इसके बाद त्रिविम केंद्र के बारे में हम कोई बातें करें, जैसे देखो त्रिविम केंद्र क्या होता है? असमित केंद्र को त्रिविम केंद्र कहते हैं, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें त्रिविम केंद्र पाया जाता है, असमित कार्बन पाया जाता है, किरेल कार्बन पाया जाता है, एक ही बात है, चाहे त्रिविम केंद्र। वो क्या होते हैं? प्रकाश सक्रिय यौगिक 2 रूपों में पाए जाते हैं, वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंबी होते हैं। तो प्रकाश सक्रिय यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के, जो एक दूसरे के प्रतिबिंबी होते हैं। अतः वे प्रकाश समारवी एक दूसरे के दर्पण के प्रतिबिंब तो होते हैं पर एक दूसरे से अध्यारोपित नहीं होते। उन्हें हम कहते हैं प्रतिबिंब रूप या एनांशियोमर कहते हैं उनको। जैसे अपने दोनों हाथ हैं, वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन अगर मैं एक दूसरे को अध्यारोपित करना चाहूं तो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। इनको कहते हैं प्रतिबिंब रूप। भाई प्रकाश समावयवी 2 रूप होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो है लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। उन दोनों को क्या कहेंगे? एनांशियोमर। वो एक दूसरे के एनांशियोमर है, प्रतिबिंब रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रकाशीय यौगिकों के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं रेशमिक मिश्रण की। तो एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, इसको फाइनली कंप्लीट करते हैं। देखो रेशमिक मिश्रण क्या होता है? भाई हमने देखा था यौगिक 2 टाइप के होते हैं, एक डी फॉर्म में और एक एल फॉर्म में। यानी एक तो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं, उन यौगिकों को क्या बोलते हैं? वाम ध्रुवण गुणक। जो दाईं ओर घुमाते हैं उन्हें दक्षिणी ध्रुवण। 2 टाइप के रूप में 2 टाइप के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि 2 प्रतिबिंब रूप, एक तो वाम ध्रुवण गुणक और एक दक्षिण ध्रुवण। तो 2 प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात में मिश्रण को रेशमिक मिश्रण कहते हैं। यानी 50% तो हमने डी फॉर्म ले ली और 50% एल फॉर्म ले ली, दोनों को मिला दे
तो जो मिश्रण हमें प्राप्त होगा उस मिश्रण को कहते हैं रेसेमिक मिश्रण। तो पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात करेंगे, रेसेमिक मिश्रण का ध्रुवण गुणक जो होता है वो शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक समावेवी जो ध्रुवण गुणक उत्पन्न करेगा वो दूसरा समावेवी क्या करेगा? निरस्त करेगा। क्योंकि एक तो क्या करेगा? प्रकाश की तरफ को बाईं ओर घुमाएगा, तो दूसरा समावेवी उसको दाईं ओर घुमा देगा। तो इसका मतलब यह होगा कि रेसेमिक मिश्रण जो होता है उसका ध्रुवण गुणक कितना होता है? शून्य होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि एक को लेफ्ट घुमाएगा एक राइट घुमा देगा, तो इसका मतलब टोटल मिला के ध्रुवण गुणक क्या होगा? शून्य होगा। इससे बाह्य प्रतिकार भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, रेसेमिक मिश्रण को कैसे प्रदर्शित करें? रेसेमिक मिश्रण को उसके नाम से पहले क्या लगा देंगे? या तो डीएल लगा देंगे या फिर प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपको 2-ब्यूटेनॉल प्रदर्शित करना है तो आपको लिखोगे प्लस माइनस, या आपको लिख सकते हो डीएल। यानी इसका मतलब अगर किसी नाम से पहले प्लस माइनस का निशान लगा हुआ हो तो तुम समझ जाना कि वो क्या है? रेसेमिक मिश्रण है। तो इस प्रकार से 2-क्लोरो-ब्यूटेनॉल, इसके दो रूप होते हैं, एक बाह्य प्रकाश को घुमाता है तो एक पीपीएल को दाईं ओर घुमा देगा। तो इस प्रकार से हम रेसेमिक मिश्रण के बारे में भी पढ़ लिए हैं। अब रेसेमिक मिश्रण जो है कुल मिला के बात करेंगे कि जो भी प्रतिबिंब रूप है उसको रेसेमिक मिश्रण में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम रेसेमीकरण कहते हैं। कई बार एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि रेसेमीकरण क्या होता है, तो प्रतिबिंब रूप को रेसेमिक मिश्रण में परिवर्तित करने का प्रोसेस जो है दैट वी कॉल रेसेमीकरण कहलाता है। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट्स करना। थैंक यू वेरी मच।